आज हम लोग निर्देशन के अंतर्गत अभिप्रेरणा का अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक दिन क्लास में बच्चों का मन नहीं हो रहा था पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने सर से कहा कि आज हम लोग के पढ़ाई का मूड नहीं हो रहा है सर। तो टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। और उसके बाद टीचर ने एक बहुत ही उत्साहवर्धक कहानी सुनाई। और कहानी सुनते ही बच्चों के मन में बहुत उत्साह आ गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए सर, अब हम लोग फिर से पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो ये होता है अभिप्रेरण। कार्य करने के लिए तैयार करना, प्रेरित करना, इसी को ही अभिप्रेरण कहते हैं। प्रबंध की जो सफलता है वो कर्मचारियों की कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। और कर्मचारियों की कार्य क्षमता उनकी व्यावसायिक योग्यता और कार्य करने की इच्छा पर निर्भर है। जहाँ तक व्यावसायिक योग्यता का प्रश्न है तो इसे कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता है, परंतु कार्य करने की जो इच्छा है वो पूर्णतः कर्मचारी पर ही निर्भर है। और इसीलिए कहा गया है कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। तो इसीलिए कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा जागृत करना और उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और इसी को ही हम लोग अभिप्रेरण या मोटिवेशन कहते हैं। इसका जो अर्थ है वो अंग्रेजी भाषा के मोटिव शब्द से लिया गया है या मोटिवेशन से लिया गया है, और इसको हिंदी में अभिप्रेरण कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है इच्छा शक्ति को जागृत करना। इच्छा शक्ति को निरंतर जागृत करने की क्रिया को ही अभिप्रेरण कहते हैं। और इसकी एक परिभाषा हम लोग जूसियस और स्लेंडर के अनुसार करते हैं कि अभिप्रेरणा अभिप्रेरित कर कार्य लेने की एक प्रक्रिया है। और साथ ही एक और परिभाषा देखते हैं हम लोग, दो परिभाषा इसकी देखते हैं। माइकल जे जूसियस के अनुसार इच्छित क्रिया मार्ग की प्राप्ति हेतु किसी अन्य व्यक्ति को या स्वयं को प्रोत्साहित करने की क्रिया अथवा इच्छित प्रतिक्रिया की प्राप्ति हेतु सही बटन दबाना ही अभिप्रेरणा है। तो ये दो परिभाषाओं को आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अभिप्रेरणा की प्रकृति और इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक है, जिसके द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क में कार्य करने के प्रति नई धारणा उत्पन्न की जाती है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। कार्य क्षमता व कार्य करने की इच्छा दोनों अलग अलग हैं। एक व्यक्ति सक्षम है शारीरिक, मानसिक और तकनीकी रूप से कार्य करने के लिए, लेकिन उसके कार्य करने की इच्छा नहीं है, तो उसको मनोवैज्ञानिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना ही अभिप्रेरण कहलाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अभिप्रेरणा का प्रभाव कुछ समय तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। अतः शीघ्र व श्रेष्ठ कार्य हेतु बार बार अभिप्रेरित करना आवश्यक है। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रेरित करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि साल में एक बार आप प्रेरित कर दिए बच्चा साल भर पढ़ेगा, उसको समय समय पर बार बार प्रेरित करना पड़ता है। तो अभिप्रेरण की प्रक्रिया कितने दिनों व समय पर हो, यह समय व कार्य की परिस्थिति, व्यक्ति के उम्र तथा स्वभाव पर निर्भर करता है। तीसरा है अभिप्रेरणा का संबंध प्राकृतिक व्यक्ति से है, बनावटी व्यक्ति से नहीं। जैसे कि कंपनी, फर्म, नगर पालिका, ये सब बनावटी व्यक्ति होते हैं। कंपनी, इनको हम लोग अभिप्रेरित नहीं कर सकते क्योंकि ये निर्जीव होते हैं, लेकिन जो भौतिक रूप से जीवित होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनको हम लोग अभिप्रेरित कर सकते हैं। चौथी बात है कि संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा से मनुष्य के संपूर्ण भाग को प्रभावित किया जाता। ये संभव नहीं है कि केवल आप आँख को अभिप्रेरित कर दिए, या आँख को कर दिए, या नाक को कर दिए, या कान को कर दिए, या हाथ को कर दिए, क्योंकि सभी अंगों का जो केंद्र बिंदु है वो मस्तिष्क होता है। और इसीलिए मस्तिष्क को ही प्रभावित किया जाता है, और मस्तिष्क को प्रभावित करने से संपूर्ण व्यक्ति अपने आप प्रभावित हो जाता है।
पांचवी विशेषता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है। चूँकि अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, हम लोगों ने अभी देखा कि मस्तिष्क को प्रभावित किया जाता है, उससे संपूर्ण व्यक्ति प्रभावित होता है। तो इसीलिए अभिप्रेरणा आंतरिक होती है और इसका प्रभाव भी आंतरिक होता है, और इसीलिए इसका परिणाम भी अंदर से आता है। अंदर से मतलब मन या मस्तिष्क से आता है। छठवां जो विशेषता है, अभिप्रेरणा के अनेक स्रोत होते हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे, जैसे कि वित्तीय स्रोत और अवित्तीय, जिसको मौद्रिक और अमौद्रिक बोलते हैं। उसके बाद धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं। मौद्रिक में धन से या बोनस या रुपए देकर प्रेरित किया जाता है। अमौद्रिक में पदोन्नति, मनोबल बढ़ाना, पुरस्कार देना, ये सब आते हैं। तो इस प्रकार से इसके अनेक स्रोत होते हैं। किसी भी स्रोत को हम लोग समय और परिस्थिति के अनुसार से चुन सकते हैं। सातवीं विशेषता है कि अभिप्रेरणा गतिशील होती है, और गतिशील इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता समाप्त हो जाती है, दूसरी आवश्यकता पैदा होती है। जब दूसरी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो तीसरी आवश्यकता पैदा होती है। तो इसलिए मनुष्य से पूर्ण सहयोग और कार्य लेने के लिए उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल अभिप्रेरणा को खोजना पड़ेगा, तभी वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो इस प्रकार ये एक गतिशील प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा जो है समय के साथ, परिस्थिति के अनुसार और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा को बदलना पड़ता है। आठवीं विशेषता है कि अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। मनुष्य जो भी कार्य करता है वह किसी न किसी प्रेरणा का ही परिणाम है। यह प्रेरणा किसी आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है, ये हम लोग सब जानते हैं। आवश्यकता के कारण ही तो हम लोग काम करते हैं। आपको आगे जाके एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छी नौकरी पाना है, या एक अच्छा बिजनेस करना है, इसीलिए तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपनी आवश्यकताओं की इच्छा की पूर्ति हेतु प्रेरणा उत्पन्न होती है, और प्रेरणा से ही कार्य सफल होता है। अतः प्रेरणा जो है वो मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अभिप्रेरणा क्या होता है, प्रेरित करना, है ना। उसके बाद अभिप्रेरणा का अर्थ देखा कि ये अंग्रेजी के मोटिवेशन से बना है, मोटिव शब्द से लिया गया है। इसकी परिभाषा में हम लोग जूशियस और स्लेंडर और माइकल जे जूशियस को लेना है। इसकी प्रकृति और विशेषता में हम लोगों ने देखा कि ये मनोवैज्ञानिक होता है, एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अभिप्रेरणा का संबंध जो है प्राकृतिक व्यक्ति से होता है, कृत्रिम व्यक्ति जैसे फर्म, कंपनी, इनसे नहीं होता। अभिप्रेरणा में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, कोई एक अंग केवल अभिप्रेरित नहीं होता, परंतु संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा चूँकि मानसिक प्रक्रिया है, मस्तिष्क को अभिप्रेरित किया जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर से आती है। उसके बाद अभिप्रेरणा के बहुत सारे स्रोत होते हैं, मुख्य रूप से दो, एक तो होती है मौद्रिक और दूसरी अमौद्रिक। उसके बाद अभिप्रेरणा गतिशील होती है, बदलते रहती है, और अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का परिणाम है। ये आखिरी विशेषता हम लोगों ने देखा। आने वाले समय में हम लोग अभिप्रेरणा का महत्व देखेंगे, और उसके बाद मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणा को भी देखेंगे।